सातवें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी है और अब तक कुल 26.30% वोटिंग हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 31.92%, तो पंजाब में 23.91% वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश में 28.02%, तो वहीं बिहार में 24.25% मतदान हुए। ओडिशा में 22.64%, झारखंड में 29.55% मतदान हुए, तो पश्चिम बंगाल में 28.10% और चंडीगढ़ में 25.03% वोटिंग हुई। और वाराणसी की बात कर ले, वहां पर अब तक 26.13% वोटिंग हो चुकी है। तो आज आखिरी चरण का रण है और इस चरण में कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के दिग्गजों की बात करें तो बीजेपी से वाराणसी से पीएम मोदी, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर और मंडी से कंगना रनौत के भाग्य का फैसला होना है। तो वहीं इंडिया गठबंधन से पाटलिपुत्र से मिसा भारती, वाराणसी से अजय राय, मंडी से विक्रमादित्य सिंह का भाग्य भी ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो आज आखिरी चरण 7वें चरण के रण में इन दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है और इनके लिए जो है वो वोटिंग आज जनता करेगी और इनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में दिग्गजों ने मतदान किए। जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, तेजस्वी यादव समेत कई राजनेता वोट डालने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने जनता से ज्यादा वोट डालने की अपील की है। आप भी सुनिए उन लोगों ने क्या कुछ कहा है। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है कांग्रेस अगर एग्जिट पोल की चर्चाओं में भी भाग नहीं ले रही तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 3 दिन दूर नहीं है। जैसे दोनों पहले इकट्ठे आए थे, फिर दोनों अलग हुए। मुलायम सिंह जी की भाषा में कहूँ तो उन्होंने कहा था 2 लौंडे इकट्ठे हुए हैं, अब दोनों अलग होंगे। देश का संविधान, लोकतंत्र जो बाबा अम्बेडकर ने जो लिखा है, आज हम सब लोगों को मिलकर उसकी हिफाजत की घड़ी आई है और इसको हम लोगों को हिफाजत करना है, बचाना है और देश को आगे बढ़ाना है। तो राजनेताओं के अलावा कई स्टार्स ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और लोगों से वोट डालकर अपना नेता चुनने और अपने हक का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। क्या कुछ कहा है इन स्टार्स ने, आपको हम सुना देते हैं। मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है, जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है
वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। और ये मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। उन्होंने राजनीति का चेहरा ही पलट दिया। जो पहले के गंदे ड्रामे थे सबके, वीआईपी कल्चर, लाल बत्ती, ये साहब आए हैं, नेता आए हैं, मंत्री आए हैं, उन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया कि भाई नॉर्मल रहो, इंसान हो। परसों एक माता के पैर देखो, एकदम झुक के पैर छुए प्रधानमंत्री जी। वही यही कल्चर है, इसी को फॉलो करना। और ये हमारा भारत तब विकसित होगा, विराट होगा, जब इस तरह से तहजीब तमीज़ आएगी। जो हमारे लीडर्स हैं, हमको कहा था ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम पूरा करना। एज ए कैडर, मैं बीजेपी का कैडर, कोई लीडर वीडर नहीं हूँ, मैं पूरा किया हूँ। और अभी कल से सिर्फ फिल्म की बात करूँगा, पेट भी तो चलाना है। बस मतदान का दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हम सबके लिए। और मैं सबसे यही अपील करूंगा कि आप अपना अपना फर्ज निभाएं, आए मतदान करें और ऐसी सरकार चुनें जो आपके लिए काम कर सके। तो वहीं यूपी के सदर से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने भी वोट किया है, जहां उन्होंने विस्तार न्यूज से बात करते हुए कहा कि देश को सशक्त बनाने के लिए आप अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करें। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुन लीजिए। हमारे साथ देवरिया के सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी जी हैं, इनसे बात करते हैं। ये इन्होंने अभी बूथ पर पहुंचकर वोट किया है। देखिए, आज लोकतंत्र का महापर्व है और जिस प्रकार का उत्साह यहाँ नज़र आ रहा है, बहुत स्पष्ट है कि लोग एक सशक्त देश के लिए घर से बाहर निकले हैं। और हम सब तो एक बात कहते आए हैं कि एक एक वोट बहुत कीमती है। मैं सबसे अपील करूँगा कि आप घरों से बाहर निकलिए, आपका एक एक वोट बहुत कीमती है और आपका एक वोट इस देश के लोकतंत्र को और इस देश को और मजबूत करेगा। 400 पार की बात हो रही थी बीजेपी से, क्या देखते हैं? बिल्कुल, आप देखिए ना, लोग लगे हुए हैं कतारों में, बढ़ चढ़ कर वोट कर रहे हैं। हाँ, हर वर्ग के लोग, माताएं, बहनें, सबके अंदर उत्साह है। और प्रधानमंत्री जी ने जितना काम किया है पिछले 10 वर्षों में, लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि एक सशक्त प्रधानमंत्री देश को मिले, एक सशक्त सरकार मिली। और इसलिए हम सबको पूरा विश्वास है कि परिणाम बहुत शानदार आएंगे। और जैसे ही 4 जून के बाद नतीजे आएंगे, मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो इस आखिरी चरण यानी 7वें चरण में उत्तर प्रदेश के 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी में भी वोटिंग हो रही है और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर अजय राय को उम्मीदवार बनाया है। विस्तार न्यूज से बात करते हुए अजय राय ने अपनी जीत का दावा किया, साथ ही कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। ये लड़ाई गुजराती बनाम लोकल की है। इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं और अजय राय जी जो यहाँ से प्रत्याशी भी हैं और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अजय राय जी, क्या दिख रहा है, उम्मीदवार कैसे हैं और क्या लग रहा है आपको? किस तौर से काशी की जनता का प्यार अजय राय के साथ है, क्योंकि यहाँ गलियों से यहाँ के साधारण गरीब सामान्य लोग सब हमारे साथ खड़े हैं। ये पूरी लड़ाई अरबपति बनाम गरीब की लड़ाई हो गई है, गुजराती बनाम बनारसी की लड़ाई है कि सारे गुजराती जितने अरबपति हैं, जितने बनारस के भी अरबपति हैं, उनके साथ हैं। सामान्य तबका, गरीब तबका, रोज़ में मेहनत करने वाला, रोज़ कमाने खाने वाला आदमी, रिक्शा वाला, ठेला वाला, छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी, किसान, मजदूर, महिलाएं, बच्चे पढ़ने वाले जो बेरोजगार घूम रहे हैं, वो सब अजय राय के साथ। अजय राय, ये बताइए कि यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव है और खासतौर पर पूर्वांचल में चुनाव है, तो पूर्वांचल की सीटों के बारे में क्या कहेंगे? निश्चित तौर से जब बनारस में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा है तो पूरा पूर्वांचल और पूरा देश जीतेंगे। गाजीपुर और बाकी सीटों को लेकर क्या कहेंगे? सीट जीत रहे हैं पूरे पूर्वांचल, पूरे देश की सीट। कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं पूरे यूपी? तरह झूठी बात हम नहीं करते। 4 तारीख को आप देखना, हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मोदी भागेंगे। अपनी जीत को लेकर क्या दावा कर रहे हैं? कितनी 100% यहाँ की जनता दावा कर रही है, 100% जीतेंगे। देखिए, अजय राय जी हैं और यहाँ पर वाराणसी में बूथों पर घूम रहे हैं और अपनी जीत का भी दावा कर रहे हैं। साथ ही साथ यूपी में भी ज्यादातर सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कैमरामैन मिशन त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज, वाराणसी। वैसे तो देश में आज आखिरी चरण का चुनाव है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार अभियान खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में गुरुवार शाम से 45 घंटे की ध्यान साधना में वो लीन है।
प्रधानमंत्री मोदी 1 जून की शाम तक यहीं रहने वाले हैं। वहां से पीएम मोदी की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी उसी जगह पर ध्यान लगा रहे हैं जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। ध्यान से निकलने के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु में संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के दर्शन कर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो वहीं कांग्रेस ने एग्जिट पोल को लेकर न्यूज चैनलों पर होने वाली चर्चा में प्रवक्ताओं को शामिल होने से मना कर दिया है। एग्जिट पोल्स पर कांग्रेस के चर्चा में शामिल न होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार की व्याख्या न कर पाने की स्थिति में है और इसलिए एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रही है। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन 4 जून के नतीजे का इंतजार करेगी। इससे पहले कई एग्जिट पोल्स होते हैं, हम किन किन एग्जिट पोल में जाएं, इसलिए हमने एग्जिट पोल में जाने से मना कर दिया है। ये कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कल एग्जिट पोल पर डिस्कशन का बहिष्कार कर रही है। कई समय से कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रही है। तो एक ओर जहां आज आखिरी चरण का मतदान है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर तंज कसा है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हमने 77 दिनों में चुनाव आयोग से 117 शिकायतें की, लेकिन कई ऐसी शिकायतें हैं जिन पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो एक ओर जहां 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। ये बैठक आज शाम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर होगी। बैठक में चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा की जाएगी। वैसे तो कांग्रेस की ओर से ये कहा गया है कि इसमें गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में नहीं आएंगी और इसके अलावा तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी इंडिया गठबंधन की इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस बैठक में आज शामिल होंगे और क्योंकि उनकी जमानत जो है वो आज खत्म हो रही है और कल अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है और उससे पहले इस बैठक में रणनीति और चर्चा होगी कि आखिर चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की भूमिका में कौन क्या भूमिका निभाएगा और इंडिया गठबंधन की भूमिका क्या होगी। बात भोपाल की करें। भोपाल में निर्वाचन आयोग मतगणना की तैयारियों में जुटा हुआ है। सीईओ अनुपम राजन और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मतगणना स्थल पहुंचकर सुरक्षा के इंतजाम का जायजा लिया है। स्ट्रांग रूम की व्यवस्था चाक चौबंद करने और मतगणना की तैयारियों को फूल प्रूफ करने में जुटा हुआ है। मतगणना स्थल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। यहाँ बैठने की और पानी की व्यवस्था भी की गई है। तो हर तरीके की व्यवस्था जो है वो निर्वाचन आयोग मतगणना की जगह पर कर रहा है। जहाँ पर मतगणना होना है वहाँ पर किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद की जाए, इसकी कवायद लगातार की जा रही है और इसीलिए सीईओ अनुपम राजन और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह मतगणना स्थल पहुंचे थे और सुरक्षा के जो इंतजाम है उसका जायजा उन्होंने लिया और साथ ही साथ वहां पर सीसीटीवी हर तरफ लगाए गए हैं कि मतगणना की जो तैयारियां हैं वो अच्छे से चले, फूल प्रूफ हो। इसको लेकर जो है वो निर्वाचन आयोग लगातार कवायद कर रही है और तैयारियों में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अभूतपूर्व बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर 400 पार का दावा किया और कहा कि बीजेपी अकेली 370 सीटें लाएगी और एनडीए गठबंधन की 400 सीटें आएंगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता अभी भी शिकायत कर रहे हैं और चुनाव के बाद भी वो शिकायत ही करेंगे। एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी की है, एनडीए की है। मोदी जी को तीसरी बार अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के प्रधानमंत्री भारत की जनता बनाने वाली है और 4 तारीख के नतीजे आज ही स्पष्ट है। बीजेपी आ रही है, मोदी जी तीसरी बार फिर अभूतपूर्व बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बन रहे हैं और विकसित भारत का निर्माण अब तेजी से होगा।
तो वहीं मध्य प्रदेश में हुआ नर्सिंग घोटाला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। दिग्विजय सिंह ने सीबीआई के ईमानदार अफसरों से जांच कराने की मांग की और ये लिखा कि हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में ये जांच करवाई जानी चाहिए। इसके साथ ही जांच की टाइमलाइन तय करने की भी मांग दिग्विजय सिंह ने रखी और दिग्विजय सिंह ने राजनेताओं की भूमिका की जांच की भी मांग उठाई है। तो मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक ओर जहां लगातार कार्रवाई हो रही है तो वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं और इसकी जांच की मांग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें और अच्छे से जांच की जाए और जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो इसमें जांच करें। साथ ही साथ राजनेताओं की भूमिका की जांच की भी मांग विपक्ष कर रही है और इसी को लेकर दिग्विजय सिंह ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और इस पर जांच की मांग की है और विस्तृत रिपोर्ट की बात भी यहाँ पर कही है। 2020 से चल रहे हैं और 2023 में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उनको दे दिया, उनको मान्यता। ये कहाँ की? उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए दिशा निर्देश चाहिए उनको। जब तक दिशा निर्देश सीबीआई नहीं देगी, हाईकोर्ट नहीं देगी, तो वो कार्रवाई नहीं करेंगे दोषी कर्मचारियों के खिलाफ। बदनामी किसकी हो रही है? बदनामी सरकार की हो रही है, मध्य प्रदेश की हो रही है। तो वहीं भोपाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता के मर्डर के आरोपी का घर अब गिरा दिया गया है। 3 मंजिला बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई थी। सुबह 9 बजे प्रशासन और नगर निगम की टीम ने पंचशील नगर में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई की। आपको बता दें कि एक दिन पहले आरोपी की दुकान भी सील कर दी गई थी। 17 मई की शाम भाजयुमो के मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा की भोपाल सेंट्रल जेल के बाहर हत्या कर दी गई थी। इस केस में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जिस आरोपी तंजिल उर्फ शूटर का आज मकान गिराया गया वो अभी तक फरार बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीते दिनों शहर की सेंट्रल जेल के सामने सुरेंद्र कुशवाहा का मर्डर हुआ था। तो प्रशासन जो है वो लगातार इसको लेकर अब ये कवायद कर रही है कि किस तरह फरार आरोपी को पकड़ा जाए। लेकिन उससे पहले आज उसके घर को जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर लेकर नगर निगम की टीम और प्रशासन वहां पर पहुंची थी। इसके पहले उसके दुकान पर भी कार्रवाई की गई और प्रशासन जो है वो लगातार कई जगहों पर जो है वो आरोपी को ढूंढने की कोशिश कर रही है और आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कह दिया है कि कानून व्यवस्था के साथ किसी तरह की खिलवाड़ अब नहीं की जाएगी और कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको लेकर प्रशासन भी लगातार अभी कवायद और कार्रवाई कर रही है। अशोकनगर में एक लड़की पर हमला और अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया था। जैसे ही यह घटना केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संज्ञान में आई वैसे ही उन्होंने प्रशासन को कड़े कदम लेने के आदेश दिए, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी सलीम के घर बुलडोजर चलाया। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने युवती के घर में घुसकर पहले परिवारजनों के साथ मारपीट की थी और इसके बाद लड़की को घर से खींचते हुए अपहरण करने की नाकाम कोशिश की। इस दौरान आरोपियों के हाथ में तलवार और लोहे के डंडे भी थे। लोगों की भीड़ देखकर अपराधी फरार हो गए थे और अब इन अपराधियों को पकड़ लिया गया है और उनके घर पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई है। तो वहीं रायपुर में चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। सीएम विष्णुदेव साय ने आईआईएम में आयोजित इस चिंतन शिविर में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ योगाभ्यास किया। योगाभ्यास के बाद सीएम ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ पूरे परिसर का भ्रमण किया। सीएम साय ने इस दौरान परिसर स्थित स्पोर्ट्स कैंपस, हॉस्टल, मेस, फाउंडेशन स्टोन, प्रशासनिक भवन, जैव विविधता के लिए निर्मित परिसर और क्वींस पैलेस का भ्रमण किया। इस दौरान आईआईएम के प्रोफेसर सत्य शिबा दास और कॉर्पोरेट रिलेशन ऑफिसर गिरीश पहाड़िया ने मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों को संस्थान के बारे में जानकारी दी। संस्थान के अधिकारियों ने प्रशासनिक भवन में रखी हुई संस्थान की रेप्लिका के माध्यम से निर्माणाधीन संरचनाओं और भावी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। रायपुर पहुंचे कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि धर्म में राजनीति
और राजनीति में धर्म चलता आया है। सनातनियों को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 2 अपने लिए और 2 बच्चे राष्ट्र के लिए वो पैदा करें। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब तक कानून नहीं आता तब तक ज्यादा बच्चे पैदा करें। तो कथावाचक प्रदीप मिश्रा रायपुर पहुंचे और कथा के दौरान उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि राजनीति और धर्म जो है वो एक साथ कई वर्षों से, सदियों से चलता आया है। राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति होती ही है। लेकिन इस दौरान जो बड़ा बयान उन्होंने दिया, उन्होंने ये कहा कि सनातनियों को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 2 बच्चे अपने लिए और 2 बच्चे राष्ट्र के लिए पैदा करें। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जब तक कानून नहीं आता तब तक ज्यादा बच्चे पैदा करें। हमने अपनी भाषा में कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे खुद के लिए रखिए और 1 सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखिए और 1 राष्ट्र के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दीजिए। क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी में जब एक ही घर में बच्चा होगा तो वो माता पिता को पूछेगा कि राष्ट्र की सेवा करेगा, तो राष्ट्र सेवा के लिए 2 बच्चे होना बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव की नतीजे 4 जून को आने हैं, लेकिन कई जगहों पर प्रत्याशियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। एक ऐसी ही तस्वीर रायपुर से आई है, जहां बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के समर्थकों में उत्साह दिखा। रिजल्ट आने से पहले ही शहर में समर्थकों ने बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के जीत के बैनर लगा दिए हैं। तो रायपुर से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है। बृजमोहन अग्रवाल के जो समर्थक हैं, उन्होंने अभी से ही जीत के बैनर लगा दिए हैं। हालांकि चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के तहत मतदान संपन्न हो गया था और उसके बाद से वहां के जो नेता हैं, दिग्गज, वो लगातार दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे थे और ऐसे में बीजेपी के समर्थक जीत का दावा कर रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल की, और इसीलिए उन्होंने ये बैनर और पोस्टर लगाए हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे हॉट सीट माने जाने वाले राजनांदगांव लोकसभा में कांग्रेस नेता लगातार मतगणना स्थल पर 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे निगरानी कर रहे हैं। विस्तार न्यूज की टीम लगभग 12 बजे रात को मौके पर पहुंची थी, तो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रुपेश दुबे और लोकसभा कांग्रेस राजनांदगांव के प्रभारी शाहिद भाई मौके पर अपनी टीम के साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के नेता रोज रात जगा कर निगरानी रखते हैं और ये सिलसिला 4 जून तक चलता रहेगा। बताएंगे सर कि रात में आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं और लगातार कब से आ रहे हैं? हम तो जब से चुनाव हुआ है, ईवीएम जब से यहाँ रखे हुए, तब से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर हर दिन हर समय निरीक्षण कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हर दिन हर समय 24 घंटा कोई ना कोई एक कार्यकर्ता यहाँ पर बैठ के इसकी निगरानी कर रहा है। कब से आ रहे हैं आप और क्या जानकारी है आपको? लगातार जिस दिन से वोटिंग हुई है उस दिन से लगातार आज तक हमारे पार्टी के 3 कार्यकर्ता 8-8 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं और निरंतर हम लोग भी, बड़े भैया रुपेश दुबे जी और शाहिद भाई, हम लोग निरंतर निरीक्षण करते हुए यहाँ ईवीएम की देखरेख कर रहे हैं और लगातार जो अंदर कैमरे वगैरह लगे हुए हैं उसकी जांच करते हैं और लगातार हम लोग जब से मतदान हुआ उस डेट से आज तक यहाँ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ कांग्रेस के लोग और बड़े नेता है जो लगातार यहाँ निगरानी करने आते रहते हैं। विस्तार न्यूज के लिए मनोज सिंह, राजनांदगांव से। तो बेमेतरा में फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद अब थप्पड़ कांड का मामला सामने आया है। सुपरमार्केट के मैनेजर रवि अग्रवाल के लड़की कर्मचारी को थप्पड़ मारने का ये मामला है और घटना के बाद पीड़ित युवती ने परिजन के साथ सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत भी दर्ज कराई है। शिकायत के बाद पुलिस ने मैनेजर रवि अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट, आप लोगों को याद होगा कि हाल ही में किस तरह बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और इसके बाद अब एक थप्पड़ कांड जो है वो सामने आया है, जहां सुपरमार्केट के मैनेजर ने एक लड़की कर्मचारी को थप्पड़ मारा है। हालांकि पीड़िता जो है उसने अपने परिजन के साथ जाकर सिटी कोतवाली में उसने शिकायत दर्ज करा दी है और शिकायत के बाद पुलिस अब मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।